वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आपको बता दें कि लोगों के लिए प्रदूषण अब खतरा बनता जा रहा है। इस वजह से लोगों को आंखों में जलन की समस्या और सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, क्योंकि कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। आज भी दिल्ली का AQI 450 के पार हो गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। इस वजह से स्मॉग की चादर ने शहर को पूरी तरीके से अपनी आगोश में ले लिया है और आसमान पर धूल के गुब्बारे छाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़े हुए प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है और राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी वजह है कि दीपावली के बाद से लगातार जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो लगभग 400 के पार न केवल दिल्ली में बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, इन तमाम इलाकों में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बिगड़ा हुआ है। अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आप देखिए इंडिया गेट के और मंडी हाउस के आसपास का इलाका ये जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह धुंध की चादरों में लिपटा हुआ है। वजह यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से दिल्ली में इस समय पूरे कंस्ट्रक्शंस पर बैन लगा दिए गए हैं। केवल उन्हीं कंस्ट्रक्शंस को इजाजत दी गई है जो ग्रैब के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ पूरी तरीके से दिल्ली में जो डीजल गाड़ियां हैं उनको एंटर यानी कि दिल्ली की सीमा से अंदर आने के लिए मनाही है। BS6 की गाड़ियां ही दिल्ली में चल सकती हैं। बैटरी के द्वारा जो गाड़ियां चलती हैं उनको दिल्ली में चलने की इजाजत है। वजह यह है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने बहुत ज्यादा सख्त और कहीं ना कहीं कड़े नियम लागू किए हैं। तो एल्विश केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। मुख्य आरोपी राहुल की पुलिस को 24 घंटे की रिमांड मिली है और आज 12 बजे से यह रिमांड शुरू होगी। नीली डायरी को लेकर के पूछताछ होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि डायरी की जांच के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। तो नीली डायरी को लेकर के पूछताछ होगी। ये बड़ी जानकारी आपको नोएडा से दे रहा है। एल्विश केस से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है मुख्य आरोपी राहुल की। देखिए, पुलिस को रिमांड मिली है। पुलिस को 24 घंटे की रिमांड मिली है। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई मामले में जो मुख्य आरोपी है उसकी दूसरे बार रिमांड ली जा रही है। मुख्य आरोपी राहुल की आज 12 बजे से रिमांड शुरू हो जाएगी। आपको बता दें इस समय हम उसी थाने में मौजूद हैं, सेक्टर 20 के, और यहां पर रिमांड पुलिस लेगी और इसके अलावा उन तमाम चीजों का जिक्र जो लगातार नोएडा पुलिस पूर्व में कर चुकी है। राहुल की निशानदेही पर नीले रंग की डायरी एक बरामद हुई थी। उस डायरी में तमाम जो पार्टी पूर्व में की गई है उनकी डिटेल, इसके अलावा कहां कहां सांपों का जहर सप्लाई किया गया है, सांप कहां से आ रहे थे और कौन कौन इस कड़ी से जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा जिस तरीके से एल्विश का जिक्र किया गया है इस पूरे प्रकरण में, उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि अब जो मुख्य आरोपी राहुल है, राहुल का आमना सामना एल्विश से कराया जाएगा ताकि जो तमाम सवाल हैं उनको लेकर पूछताछ की जाए। और इसके अलावा जिस तरीके से अन्य लोकेशंस का बारे में जिक्र हुआ, हरियाणा फाजिलपुर गांव, इसके अलावा दिल्ली के फार्म हाउस में, इन तमाम लोकेशंस पर भी नोएडा पुलिस की टीम पहुंची थी। लिहाजा आज जो दोबारा कस्टडी ली गई है 24 घंटे की, ये काफी अहम हो जाती है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में नोएडा पुलिस एक बड़ा खुलासा कर सकती है। कैमरामैन जगदीश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो खबर बिजनौर से है, जहां के नगीना थाना क्षेत्र में पेंट कारोबारी के घर डकैती पड़ी है। डकैती के बाद घर में मौजूद महिला के साथ गैंगरेप भी किया गया है। 5 बदमाश पेंट कारोबारी के घर डकैती करने पहुंचे थे। महिला घर में अकेली थी। विरोध करने पर महिला के साथ दरिंदगी की है। करीब 17 लाख के जेवरात और कैश बदमाश साथ ले गए हैं। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया।
उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जांच की जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा इस घटना को कारित कराया गया है। घटना में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। अल शिफा अस्पताल में बुलडोजर तैनात करने का दावा किया गया है और हमास ने इजराइल पर बुलडोजर तैनात करने का आरोप लगा। आपको बता दें कि अस्पताल में इजराइल के बुलडोजर तैनात करने का दावा है और अस्पताल के गेट के हिस्से को तोड़ने का भी आरोप लगा है। तो इजराइल हमास से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अस्पताल में इजराइल के बुलडोजर तैनात करने का दावा किया गया है, ये बड़ी अपडेट है और अस्पताल के गेट के हिस्से को तोड़ने का भी आरोप है। तो हमास सीजफायर के लिए राजी हो गया है और इसके लिए वो 50 बंधकों को भी रिहा करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन बदले में शर्त ये रखी है कि इजरायली सेना 3 दिन हमले ना करे। सवाल है क्या कि सीजफायर के बहाने हमास सरेंडर की राह तलाशने की कोशिश में है या फिर अगले 72 घंटे के बाद वो कोई खुफिया प्लान को अंजाम देने वाला है। 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे। क्या हमास का वजूद अब घंटों में समा गया है? क्या आधी रात को हमास के लड़ाके हथियार रख देंगे? क्या इजराइल की सेना के सामने हमास के लड़ाके घुटने टेकने वाले हैं? क्या गाजा में हमास के सरेंडर का काउंटडाउन शुरू हो गया है? हमास के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को इजराइल की सेना ने घेर रखा है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास को सरेंडर का मैसेज भेज दिया गया है। हमास के टॉप लीडर्स ईरान से हॉटलाइन पर बात कर रहे हैं। हमास को ईरान से फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी पर अपना फुल कंट्रोल जमा लिया है। इजराइल ने गाजा सिटी सेंटर और संसद पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन हमास के लड़ाके जमीन के अंदर बनी सुरंग में छुपे हैं और उन्हीं सुरंगों से बाहर निकलकर छापामार युद्ध को अंजाम दे रहे हैं। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवा हमला, छठा हमला। ये हमले तो बस बानगी भर हैं। गाजा की गलियों में कुछ ऐसी आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा में स्ट्रीट फाइट हो रही है। गाजा में अंदर तक घुसी इजराइल की सेना अगर हमास का खात्मा कर रही है तो बदले में हमास के छापामार दस्तों के निशाने पर भी आ रही है। और तो और गाजा के अंदर इजराइल के टैंक को भी हमास उड़ा रहा है। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड हमास के लड़ाके ऐसे छिपकर वार कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ नहीं, गाजा में घुसे इजराइल के टैंकों के साथ भी क्या हो रहा है उसे देख लीजिए।
घर के पीछे से निशाना भरा जा रहा है। कमरे के अंदर से टारगेट बनाया जा रहा है। गलियों से हमले हो रहे हैं। मलबे की आड़ में छिपकर इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। गाजा की इमारतों में स्नाइपर छुपे हैं। गाजा की इमारतों के मलबे में मौजूद हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। गाजा की जो सबसे नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट की माने तो इसी खंडर की आड़ में हमास इजराइल की सेना को खंड खंड करने का खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। हमास का दावा है कि वो इजराइल के साथ स्थायी युद्ध करने की तैयारी में है। स्थायी युद्ध को दूसरे शब्दों में कहें तो लंबा युद्ध। ऐसा युद्ध जो 1-2 महीने नहीं, साल तक चल सकता है। सवाल है, हमास इजराइल से कितने महीने तक जंग लड़ सकता है? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर पूरे 12 महीने? बड़ा सवाल है कि क्या हमास के पास इतने लंबे वक्त तक लड़ने के हथियार हैं? क्या हमास 1 साल तक इजराइल के सैनिकों को ऐसे ही अपनी गलियों में फंसाए रख सकता है? क्या हमास के पास इतनी तादाद में गोला बारूद है? क्या हमास की सुरंगों में इतने रॉकेट मौजूद हैं जिनके सहारे वो 12 महीने तक इजराइल से लोहा लेते रहें? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा तभी मुमकिन है जब अरब देश हमास के साथ खड़े हो। यही वजह है जो हमास अरब दुनिया से मदद के लिए आगे आने की गुहार लगा रहा है। सवाल है कि क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब तक होने वाला है? कैसे होने वाला है? क्योंकि गाजा की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हमास के हमदर्दों का हौसला तोड़ने वाली हैं। गाजा के नक्शे में आप देखेंगे उत्तरी इलाका, जहां इस वक्त इजराइल की सेना मौजूद है। उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। वहीं इजराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गई। यानी अब उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा से पूरी तरह कट चुका है। बीच में भी इजराइल की फोर्स है और अब सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना अंदर तक घुस चुकी है। यहीं पर गाजा के बड़े अस्पताल हैं, जैसे अल शिफा अस्पताल, अल कुद्स हॉस्पिटल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है। ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दे रहा है। शुरुआत में गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, या कहें कि गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया और फिर उत्तरी गाजा में दाखिल होकर अब हमास के गले तक पहुंच गई है। अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। यूएन के मुताबिक अस्पताल के अंदर मरीजों और स्टाफ को मिलाकर करीब 2300 लोग मौजूद हैं। वहीं इजराइल की सेना का कहना है कि अस्पताल में पहुंचकर उसने हमास से सरेंडर की शर्त रखी है। इजराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं। जरा सी हरकत पर बमबारी हो रही है। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि इजराइल का इरादा गाजा से हमास के खात्मे के बाद उस इलाके की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेने का है।
नेतन्याहू ने ये तो नहीं बताया कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर किसका शासन होगा, लेकिन इतना जरूर कहा कि लंबे समय तक गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की होगी। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल का मकसद हमास को खत्म करना है ताकि 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की आशंका पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। इजराइल की सेना अब उत्तरी गाजा को काटने के बाद हर गली में घूम रही है। उसका टारगेट साफ है, वो हमास के हर ठिकाने को तबाह करना चाहती है। इजराइल के निशाने पर हमास की सुरंग है, साथ में वो ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल हमास हमला करने के लिए करता रहा है। दावा है कि फिलिस्तीन से हमास के समूल नाश के लिए इजराइल ने बहुत ही फूल प्रूफ ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है। इस प्लान के कुछ फेज पूरे भी हो चुके हैं। इस ऑपरेशन को इजराइल की सेना 5 स्टेप में बहुत ही क्रूरता के साथ अंजाम देने में लगी है। पहले चरण में बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की सेना को उत्तरी गाजा पर धावा बोलना था, जो पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में इजराइल की सेना हमास की टॉप लीडरशिप और उसके आतंकियों को खत्म करना है, जिसे इजराइल की सेना अंजाम दे रही है। तीसरे स्टेप में इजराइल की सेना हमास के गढ़ में अपना मजबूत बेस बनाएगी। चौथे चरण में इजराइल की सेना हमास को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट यानी सटीक हमले करेगी। 5वां चरण अगले 5 साल तक चलता रहेगा। इस स्टेप में इजराइल की सेना 5 साल के भीतर धीरे धीरे गाजा से अपनी सेना हटाएगी, जिसके संकेत नेतन्याहू ने अपने बयान में दे दिया है कि गाजा से हमास के खात्मे के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा इजराइल अपने हाथ में लेने वाला है। अब इस लड़ाई में हमास बचेगा या फिर गाजा में इजराइल की सेना कब्जा जमा लेगी, इसका फैसला गाजा की गलियों में छिड़ी इस जंग से होने वाला है। तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बागी होकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे बागी नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 2 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। गंगानगर विधानसभा सीट पर टिकट कटने से नाराज बागी उम्मीदवार करुणा चांदक और सादुलशहर विधानसभा सीट पर बागी उम्मीदवार ओम विश्नोई को पार्टी ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे तो एयरपोर्ट पहुंचे हैं, ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर, देखिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं और आज संकल्प पत्र बीजेपी जारी करेगी। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, आपको वसुंधरा राजे भी नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर, जो देखिए जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पहुंची हैं। तो जयपुर एयरपोर्ट से ये सीधे लाइव तस्वीर है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर थोड़ी ही देर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे और जो तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर, इसमें आप देख पा रहे हैं जेपी नड्डा पहुंचे हैं। तो देखिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं, महिलाओं, युवा और किसानों पर फोकस रहने वाला है। और देखिए ये सीधे लाइव तस्वीर गाड़ी के अंदर बैठते हुए जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे भी एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। देखिए जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए, अगुवाई करने के लिए। तो जयपुर एयरपोर्ट से ये सीधे लाइव तस्वीर, थोड़ी देर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा और महिलाओं, युवा और किसानों पर देखिए फोकस रहने वाला है इस संकल्प पत्र में। और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और देखिए रवाना होंगे। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वसुंधरा राजे भी पहुंची एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए। तो थोड़ी ही देर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा और देखिए एक ही गाड़ी के अंदर जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे आपको नजर आ रहे हैं और रवाना हो चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट से। सीधे लाइव तस्वीर, तो जेपी नड्डा जयपुर पहुंच चुके हैं और देखिए थोड़ी ही देर में संकल्प पत्र जारी होगा, ये बड़ी जानकारी। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी का हर अंदाज निराला है, खासकर बच्चों से उनका बेहद लगाव समय समय पर देखने को मिलता है। बच्चों के साथ एक ऐसा ही वीडियो पीएम मोदी ने शेयर किया है जिसमें वो बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेलते हुए नजर आए। तो ये तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर, जब बच्चों के साथ पीएम बच्चे बन गए। देखिए बच्चों के साथ खेलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और ये अलग अंदाज पीएम मोदी का देखने को मिला है। हमेशा से ही देखिए तस्वीरें ऐसी आती रहती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ मुलाकात करते हैं और ये एक अलग तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं।
वाराणसी में नाना पाटेकर की आने वाली फिल्म जॉनी का शूटिंग चल रहा है। इस बीच बुधवार की सुबह एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नाना पाटेकर सेल्फी लेने गए एक युवक यानी उनके फैन को थप्पड़ मार दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर के वायरल हो रहा है। लोगों में आक्रोश भी दिखा। अब नाना पाटेकर ने वीडियो जारी करते हुए माफी मांगी है। नाना ने कहा है कि इसी से मिलता जुलता फिल्म का सीन था। मुझे लगा शूटिंग रिहर्सल हो रही है, लेकिन वो हमारी टीम का इंसान नहीं था। इसी बीच किसी ने वीडियो बना करके वायरल कर दिया। एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहाँ से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है, तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला, और ऐसे हम करते नहीं। हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहाँ इतनी भीड़ रहती है वहां घाट पे, और ये तो मार्केट में सीन ये हो रहा था। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहाँ से आया। हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है। तो अगर गलतफहमी कोई है तो माफ कर दो भाई, हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं, आज तक ऐसा हमने किया नहीं है। और सभी के काशीवासी है, सभी के जो है इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, और हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे कभी। तो चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी का संकल्प पत्र थोड़ी देर में ही जारी होगा। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। संकल्प पत्र में किसान, युवा, महिलाओं पर फोकस किया जाएगा। तो जयपुर एयरपोर्ट से जेपी नड्डा रवाना हुए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। और देखिए, जयपुर एयरपोर्ट जेपी नड्डा पहुंच चुके, वसुंधरा राजे भी पहुंची उनका अगुवाई करने के लिए। और थोड़ी ही देर में देखिए बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। तो थोड़ी ही देर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। जयपुर से आपको यह बड़ी जानकारी दे रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। और देखिए, इसमें युवाओं पर, किसानों पर और महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, ये वो तस्वीर है जब जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। वसुंधरा राजे भी अगवानी करने के लिए पहुंची। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सौरभ, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब जेपी नड्डा अभी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे अगवानी करने के लिए पहुंची हैं और एक ही गाड़ी में बैठ करके रवाना हुए हैं। और थोड़ी ही देर में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं, युवाओं पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए सिविल लाइन में बीजेपी का जो मीडिया सेंटर है, इस मीडिया सेंटर से बीजेपी अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी करेगी। संकल्प पत्र को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। कुछ देर में यहाँ पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। एक तरह से सामूहिक तौर पर जो है वो ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे जारी करेंगे, लेकिन तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं प्रदेश स्तर के, वे इस समारोह में जो है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन क्या कुछ होता है इस संकल्प पत्र में, क्या कुछ खास है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी के सामने जो है वो कांग्रेस की गारंटियाँ, जो 7 गारंटियाँ कांग्रेस ने दी है, ये एक बड़ी चुनौती है। और
उस चुनौती को किस प्रकार से बीजेपी अपने संकल्प पत्र में शामिल करते हुए और किस प्रकार का विजन जो है वो पेश करती है, ये देखने वाली बात होगी। बताया जा रहा है कि एक संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी राजस्थान को उन्नत समृद्ध बनाने का एक रोड मैप जो है वो बताएगी। ऐसी कोई घोषणा होने की संभावना कम है जिसमें ऐसा लगे कि बीजेपी भी कांग्रेस की तरह ही घोषणाएं जो है वो कर रही है। लेकिन खास तौर पर महिला, किसान और युवा बीजेपी के अपने संकल्प पत्र में उन पर फोकस जो है वो किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक का मुद्दा पिछले 3-4 सालों लगातार गूंजता रहा है, इस लिहाज से पेपर लीक को लेकर बीजेपी एक रोड मैप जो है वो बता सकती है कि पेपर लीक ना हो और युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो, उसको लेकर बीजेपी जो है वो काम कर सकती है। आरपीएससी में पारदर्शिता की बात जो है वो लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहते आए हैं, तो पूरी संभावना है कि उसको लेकर भी बड़ा घोषणा जो है वो बीजेपी द्वारा यहाँ पर की जा सकती है। कर्ज माफ़ी का घोषणा की संभव नहीं है, लेकिन किसान किस प्रकार से समृद्ध बन सके, किसान किस प्रकार से मजबूत जो है वो बन सके, किसानों को उनकी फसलों की जो आय है वो कैसे बढ़ सके, उन तमाम पहलुओं को लेकर इस संकल्प पत्र में जो है वो बातें जो है वो रखी जा सकती है। क्योंकि बीजेपी घोषणाएं नहीं कर रही, अपना संकल्प दर्शा रही है कि हमारा ये संकल्प है कि हम ये तमाम चीज़ें जो है वो चाहते हैं कि आम जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए ये तमाम जो है वो काम किए जा सके। महिलाओं, क्योंकि पिछले 4 साल लगातार बीजेपी ये कहती रही कि किस प्रकार से अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और महिलाएं उत्पीड़न का सामना जो है वो कर रही हैं, तो उसको किस प्रकार से रोका जा सके, महिलाओं को तुरंत न्याय किस प्रकार से मिल सके, उन तमाम पहलुओं को लेकर अपने संकल्प पत्र में बातें जो है वो रख सकती हैं। कई बातें ये भी बात सामने आ रही कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी ये घोषणा संभवतः कर सकती है कि जो लोग अयोध्या जाना चाहें उन्हें जो है वो विशेष सुविधा जो है वो दी जा सके। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन संकल्प पत्र अब जब यहाँ पर तमाम नेता पहुँचेंगे और संकल्प पत्र जारी करेंगे तो उनमें कई सारी चीज़ें जो है वो शामिल की जा सकती है, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो बीजेपी को सुझाव मिले हैं। तमाम रथ जो है वो बीजेपी ने 200 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे थे और 1.5 करोड़ हर वर्ग से, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, स्टूडेंट्स हो, यानी तमाम वर्ग से जो है वो बीजेपी ने सुझाव लिए। उन सुझावों को किस प्रकार से कंपाइल किया जाता है, क्योंकि देखिए कई जगहों पर एक जैसे सुझाव होते हैं, तो 1.5 करोड़ ये सुझाव हैं। उन सुझावों को बीजेपी किस प्रकार से अपने संकल्प पत्र में शामिल करती है, ये देखने वाली बात होगी। पिछले जब घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया था 2018 में, उससे ये संकल्प पत्र कितना अलग होगा, क्योंकि उस वक्त जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी और अब बीजेपी जो है वो सामूहिक तौर पर अपनी लीडरशिप जो है वो बता रही है। तो ये देखना होगा कि इस संकल्प पत्र में क्या कुछ खास बातें जो है वो हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में तमाम बड़े नेता जो है वो मंच पर पहुंचेंगे और यहाँ से संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। बिल्कुल सौरभ, बस सभी को इंतजार है कि संकल्प पत्र जारी किया जाएगा तो उसमें क्या क्या बड़ी बातें निकल करके सामने आती है। सौरभ, जरा एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, पूरी तैयारी कर ली गई है और जेपी नड्डा देखिए पहुंच चुके हैं और क्या क्या कार्यक्रम जेपी नड्डा के प्रस्तावित है ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मीडिया जो सेंटर है, यहाँ पर एक पूरा स्टेज जो है वो एक तरह से सजाया गया और आपड़ो अग्रणी राजस्थान संकल्प 2023 बीजेपी जो है वो संकल्प ले रही है। और एक खास बात जो है वो इस पोस्टर में आप देख रहे होंगे कि मोदी की गारंटी। देखिए गारंटी के बोलबाला जो है वो इन दिनों राजनीति में लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जो है वो लगातार गारंटियों की बात जो है वो कर रही है, लेकिन बीजेपी जो है वो मोदी की गारंटी पर फोकस कर रही है, यानी कि मोदी जो कहते हैं वो अपने आप में गारंटी है और बीजेपी जो है वो उसे पूरा करती है। तो जिस प्रकार के भाषण जो है वो पिछले दिनों मोदी ने तमाम पिछले 1 साल के दौरान करीब 11 यात्राएं जो है वो राजस्थान की है और कई बातें अपराध को लेकर कई बातें कही हैं, युवाओं के भविष्य को लेकर कई बातें कही हैं, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर कई बातें कही गई हैं। तो उन तमाम बातों को किस प्रकार से शामिल किया जाए और मोदी ने जो कहा है वो अपने आप में गारंटी है और वो जो है वो किसी भी हालत में पूरी होनी है। तो ये एक बीजेपी दर्शाना चाहती है कि कांग्रेस की गारंटी पे लोग भरोसा करें या मोदी की गारंटी,
ये मोदी की गारंटी जो है वो उस पर बीजेपी जो है वो ज़्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन भी संभवतः दिया जा सकता है कि प्रेजेंटेशन के जरिए बीजेपी जो है वो बताए कि किस प्रकार का उसका संकल्प पत्र जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर तमाम तैयारियाँ जो है वो हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी, प्रहलाद जोशी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अरुण सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सीपी जोशी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सतीश पूनिया भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यानी एक सामूहिक तौर पर किस प्रकार से बीजेपी अपना संकल्प जो है वो दोहराने वाली है और यही अगले 5 साल का विजन बीजेपी का होने वाला है। लेकिन आज बीजेपी जो है वो आज तमाम बड़े जो नेता हैं वो राजस्थान के दौरे पर हैं। इस संकल्प पत्र के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो सीकराय और महुआ भी जाएंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा जो है वो स्थगित हो चुका है, इस लिहाज से उनकी जगह पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो सभाओं को संबोधित करने वाली है। योगी आदित्यनाथ की आज अलग अलग 4 बड़ी सभाएं यहाँ पर होने वाली है। नितिन गडकरी यहाँ पर आने वाले हैं जयपुर में और एक विद्याधर नगर में रोड शो करेंगे, झोटवाड़ा में सभा को संबोधित करने वाले हैं। हरियाणा के जो सीएम है वो श्री गंगानगर के दौरे पर। यानी बीजेपी का चुनाव प्रचार अब पूरी तरह से रफ्तार जो है वो पकड़ चुका है और अगले 4-5 दिनों में जोरदार रैलियां जो हैं वो राजस्थान में देखने को मिलेगी। कई रोड शो जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। यानी अब जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी का चुनाव प्रचार जो है वो रफ्तार जो है वो पकड़ने जा रहा है और कई बड़ी बातें, कई बड़ी घोषणाएं, संभवतः कई बड़े ऐलान और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए तमाम नेता जो है वो अब राजस्थान में नजर आ सकेंगे। जी बिल्कुल सर, अब लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा पहुंचेंगे जब संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। आप नजर बनाकर के रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान के रण में राहुल, आपको बता दें कि चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में सभा करने वाले हैं। तारानगर, बालाजी, जोहड़ में आम सभा होगी और राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के साथ पायलट भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की जीत होगी, राहुल की तरफ से यह कहा गया है। तो देखिए, राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत भी आपको नजर आएंगे और पूरी तरीके से आप चुनाव प्रचार प्रसार और भी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी के भी लगातार देखिए अब दौरा देखने को मिल रहा। चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में आज सभा होनी है। तारानगर, बालाजी, जोहड़ में आम सभा आज राहुल गांधी करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आपको राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जयपुर एयरपोर्ट से, जब राहुल गांधी पहुंचे तो खुद देखे सीएम अशोक गहलोत पहुंचे, साथ ही साथ सचिन पायलट भी पहुंचे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए। और राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि हम सब एकजुट हैं और चुनाव में एकजुटता के साथ हम उतरे हैं और राजस्थान में कांग्रेस की जीत होगी, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद सर। नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद सर। नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद सर। राहुल जी की रैली है, खड़गे साहब की रैली है, उसके बाद प्रियंका जी की रैली है। मैं समझता हूँ कि हमारा मुद्दा जो है वो गारंटी है, विकास है, गुड गवर्नेंस है जो हमने दी है। कानून पास किए हैं बहुत क्रांतिकारी, किसानों के लिए भी और गिग वर्कर्स के लिए भी। मिनिमम इनकम गारंटी कानून पास किया है और जो 10 महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी है और 7 गारंटी आगे दी है। एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने कहा है चुनाव जो है लोकल मुद्दे जो हमारे राज्य के हैं यदि विकास के, उनके आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। अब ये घबराए हुए हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे लोग, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के। हमारे प्रोग्राम पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ही होना चाहिए था। अब ये खाली झूठे आरोप लगा दे तो फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर राजनीति करना चाहते हैं और इनके नेता बाहर जाते हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है घबराए हुए हैं।
पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना है। तो टोंक से बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमित शाह का प्रदेश दौरा स्थगित हो चुका है। देवली में बीजेपी की चुनावी सभा और अमित शाह की जगह स्मृति ईरानी देवली आएंगी। आपको बता दें कि देवली में चुनावी सभा का कार्यक्रम यथावत रहेगा। सांसद सुखबीर सिंह जोरापुरिया मौजूद रहेंगे। सभा में रमेश बिदूड़ी भी मौजूद रहेंगे। विजय बैंसला के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। तो टोंक से ये बड़ी जानकारी, अमित शाह की जगह स्मृति ईरानी देवली आएंगी। तो देखिए, देवली में चुनावी सभा का जो कार्यक्रम है वो यथावत रहेगा और साथ ही साथ विजय बैंसला के समर्थन में सभा को आज संबोधित किया जाएगा। टोंक से ये बड़ी जानकारी, अमित शाह का प्रदेश दौरा स्थगित हो गया है। टोंक जिले के देवली में अमित शाह आज चुनावी सभा करने वाले थे। अमित शाह की जगह अब स्मृति ईरानी यहां आएगी। स्वास्थ्य कारणों की वजह से अमित शाह का जो दौरा है, वो प्रदेश भर का जो दौरा है वो कैंसिल हो गया है। हमारे साथ नरेश जी बंसल अभी मौजूद है। जो तैयारियां हैं वो चुनावी सभा की वो यथावत है। स्मृति ईरानी है यहाँ संबोधित करेगी। प्रदेश के बड़े नेता भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जिले के जो तमाम पदाधिकारी है वो यहाँ पर है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है वो यहाँ आएंगे। जो विजय बैंसला यहाँ के प्रत्याशी हैं देवली उनियारा से, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया समेत रमेश बिदूड़ी और तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे। अमित शाह जी की जगह अब स्मृति ईरानी यहाँ आ रही है। किस तरह का कार्यक्रम आगे रहने वाला है? कार्यक्रम यथावत है, उसमें कोई चेंजेज नहीं है। कई बार किसी व्यस्तता के कारण, अस्वस्थता के कारण कार्यक्रम कैंसिल हो जाते हैं। हमारा कार्यक्रम उत्साह में कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ता हजारों की संख्या में यहाँ पर अभी आ जाएंगे। स्मृति ईरानी जी को भी सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, चुनावी दौर है, विधानसभा चुनाव है, बड़े जो केंद्रीय नेता वो उनका दौरे लगातार है। क्या माहौल बदलेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार माहौल बदल रहा है। बड़े नेताओं के आने से जनता में बहुत उत्साह है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कुशासन, पेपर लीक और महिला अत्याचार के खिलाफ जनता में भयंकर आक्रोश है और राजस्थान में लगभग 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। टोंक जिले की 4 सीटें समेत देवली जो ये वो जगह है जहां बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर समेत 4 से 5 जिले का ये सेंटर है। ऐसे में इस तरह की यहाँ बड़ी सभा क्या मैसेज देने वाली है? बिल्कुल, हमारे जो ये देवली हेड क्वार्टर है ये आसपास के 5 जिलों की सीमाओं को जोड़ता है। भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बूंदी और अजमेर। इन जो 5 जिलों में जो मैसेज जाएगा, क्योंकि हमारे टोंक जिले की 4 सीटा पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं, जीतेंगे। इसके अलावा हमारा जो भीलवाड़ा है, अजमेर है, इधर बूंदी की जो सीमाएं लगती हुई है, सब जगह बहुत बढ़िया वातावरण है और बहुत बढ़िया संदेश यहाँ से जाने वाला है। जानकारी आपको दे दे, वैभव गहलोत को ईडी ने बुलाया। आपको बता दें कि ईडी मुख्यालय में होगी वैभव से पूछताछ। कुछ दिनों पहले ईडी ने दिया था वैभव को समन और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे हैं वैभव गहलोत। आपको बता दें कि फेमा से जुड़े मामले में अब पूछताछ होगी। तो बड़ी जानकारी, वैभव गहलोत को ईडी ने बुलाया है और कुछ दिन पहले ही देखिए ईडी ने वैभव गहलोत को समन भेजा था। आपको बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत है और ईडी ने अब देखिए समन भेजा है। अब उनको पेश होना है। फेमा से जुड़े मामले में पूछताछ होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, देखिए इससे पहले भी ईडी ने समन भेजा था और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी कि अब वैभव गहलोत आज पेश होंगे, उनसे फेमा मामले में पूछताछ की जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए कहा जा सकता है जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ये समन भेजा गया है और ये समन जो है ये पूछताछ की जो प्रक्रिया है उस पूछताछ की प्रक्रिया के लिए वैभव गहलोत को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। और जिस तरह से आरोप की अगर बात करें तो आरोप ये फेमा से जुड़ा ये मामला था। हालांकि इस मामले में पिछले 2 बार और भी सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन पिछली बार के जो सम्मन भेजे गए थे उस वक्त में जब 16 नवंबर का वक्त मुकर्रर किया गया था तो उस वक्त में वैभव गहलोत के जो वकील हैं उनके द्वारा से एक अपील की गई थी कि 25 नवंबर की तारीख दी जाए और जब राजस्थान का चुनाव जब संपन्न हो जाए उसके बाद तमाम जो प्रक्रियाओं को में भाग लेने के लिए वो आएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है अपील जरूर की गई थी, लेकिन जांच एजेंसी के द्वारा कहा गया था कि 16 नवंबर को हमारे मुताबिक भी एक तारीख बनती है, तो लिहाजा 16 नवंबर को आप पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आए। और पिछले 2 बार के जो सम्मन थे
उस वक्त में भी वैभव गहलोत पूछताछ की प्रक्रिया में नहीं आए थे। तो लिहाजा इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा ये 16 नवंबर यानी आज की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन अभी तक पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए वैभव गहलोत नहीं पहुंचे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश की जो प्रक्रिया आगे बढ़ते जा रही है, उन्हीं तमाम मसलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वैभव गहलोत की जो मुश्किलें हैं वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस मामले पर आज देखना लाजमी होगा कि वैभव गहलोत के द्वारा उनके वकील के बिल्कुल शंकर आनंद, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जेपी नड्डा का जयपुर दौरा और ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, आप देख पा रहे हैं जेपी नड्डा को जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में देखिए संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और जेपी नड्डा पहुंचे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप जेपी नड्डा को देख पा रहे हैं। और ये देखिए मंच पर पहुंचते हुए जेपी नड्डा, महिलाओं युवाओं पर देखिए फोकस किया जाएगा। जो संकल्प पत्र अभी जारी होगा और ये सीधे लाइव तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जेपी नड्डा मंच पर पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। आप पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संकल्प पत्र का लोकार्पण केवल एक समारोह मात्र नहीं, बल्कि संकल्प से सिद्धि तक की हमारी नेतृत्व की प्रतिबद्धता है। जो हमने किया वो किया और जन सरोकार के विषय को आत्मसात किए ये संकल्प पत्र राजस्थान की भावना का प्रतिबिंब है। इस संकल्प पत्र के लोकार्पण हेतु पधारे कर्मयोगी यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का राजस्थान के तर्पण और अर्पण की भूमि पर शत-शत अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, साफा पहनाकर स्वागत करें। अर्जुन जी मेघवाल साहब से निवेदन है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मोमेंटो